जय हिंद दोस्तों। क्या आपने कभी ये सोचा है कि कभी भी देश के अंदर कोई ऐसी चीज लेकर के आई जाती है जो भारत को फायदा पहुंचाए, जो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो कोई भी इस तरह के एनजीओ, कुछ लोग क्यों एक्टिवेट हो जाते हैं, क्यों भारत की उन चीजों का विरोध करने लगते हैं जिससे भारत को बहुत बड़ा फायदा होने वाला था। जिसमें आपको एक बड़ा नाम मैं ग्रेट निकोबार का बता दूं, वो चीज जब लाई गई तो कितने सारे लोग उसके विरोध में खड़े हुए, कुछ एनजीओ भी उसके विरोध में खड़े हुए। आखिरकार ये इतना ज्यादा विरोध क्यों करने लगते हैं? ऐसी क्या चीज है जो भारत को पीछे खींचने की कोशिश करते हैं? ये नहीं चाहते हैं कि इंडिया उतना आगे लेकर के जाए या इंडिया उतना आगे बढ़ करके जाए। जिसमें कुछ कंट्री के नाम आपको सबसे ज्यादा दिखेंगे, खास करके चाइना, एक अमेरिका, इस तरह के कंट्री इस चीज से बहुत ज्यादा चिढ़ने लगते हैं कि अगर भारत कोई नया प्रोजेक्ट लेकर के आए, भारत ऐसी चीज लेकर के आए जो उन कंट्रियों को प्रॉब्लम देती हो, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी कोशिश करते हैं कि उस चीज को डिस्ट्रॉय किया जाए या वो चीज लागू ना हो पाए। इसके लिए आप लोगों ने देखा होगा, अभी भारत सरकार के द्वारा एक बिल लाया जा रहा है जिसका नाम है एफसीआरए। ये एफसीआरए बिल जब से लेकर के आया जा रहा है तब से पार्लियामेंट से लेकर के सड़कों तक सिर्फ हंगामा मचा हुआ है। इसका इतना ज्यादा विरोध किया जा रहा है कि जैसे कि अगर ये बिल लागू हो गया तो क्या पता धरती उलट जाएगी या फिर भारत के अंदर जो चीजें चल रही हैं वो चल ही नहीं पाएगी, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इस तरह के काम इस बिल के द्वारा लाए जाने पर क्रिएट किए जा रहे हैं। अच्छा, अगर इस तरह का बिल लेकर के आया जाए तो प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए? क्योंकि एफसीआरए जो बिल है वो बिल लाया क्यों जा रहा है? इन लोगों के ऊपर शिकंजा कसने के लिए। जो पैसे बाहर से आ रहे हैं, 22,000 करोड़ रुपए कुछ एनजीओ के पास में आ चुके हैं अभी। अब वो 22,000 करोड़ रुपए कहाँ पे खर्च हो रहे हैं, किस चीज के लिए खर्च किए जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं और किस काम के लिए उनको लगाया जा रहा है, ये रेगुलेटिंग जो है गृह मंत्रालय के पास होनी चाहिए। एफसीआरए के तहत आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा गृह मंत्रालय के अंदर। तो गृह मंत्रालय में ये चीज रजिस्टर्ड ना हो, इस चीज को लिए रोका जा रहा है। मतलब कहा जा रहा है कि हम कहीं पे भी पैसे खर्च करें, आप कौन होते हो उस चीज के ऊपर निगरानी रखने वाले। आप सोचिए, 22,000 करोड़ रुपए अगर किसी एनजीओ के पास में आ रहे हैं तो वो कहाँ से खर्च करेगा? क्या गवर्नमेंट के पास में इसका डाटा नहीं होना चाहिए? क्या गवर्नमेंट को इसकी निगरानी नहीं रखनी चाहिए? गवर्नमेंट सिर्फ यही तो कह रही है, अगर आप ठीक से काम कर रहे हो तो हम आपको क्यों रोकेंगे। लेकिन अगर आपकी तरफ से कुछ गलत काम किया जा रहा है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर निगरानी तो रखेगी। बस यही चीज रखने नहीं दी जा रही है। अमेरिका और चाइना इसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, भारत के अंदर आंदोलन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सीजेपी प्रोटेस्ट के अंदर भी कहीं ना कहीं वो एक्टिवेट हो चुकी थी। सीआईए जो मैंने आपको बताया था, जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, उन्होंने क्या चीज लिखी थी उसमें कि देश विरोधी घटनाएं इसका फायदा ना उठा ले। इसीलिए अब ये चीजें लाई जा रही है। एफसीआरए जो कानून जो कि 1976 से ही लागू किया गया है, कोई आज से नहीं है ये, तो उस एफसीआरए कानून में थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है जिससे भारत को फायदा मिले, भारत के अंदर आने वाले जो प्रोजेक्ट है उनको नुकसान ना हो। अब आपके मन में ये होगा कि ठीक है, बाहर से पैसे आ रहे हैं तो उन पैसों से प्रॉब्लम क्या है? देश के अंदर वेलफेयर का काम ही तो हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर देश के अंदर उन पैसों से वेलफेयर का काम किया जा रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम वहां क्रिएट हो जाती है कि विदेशों से आया फंड, जो काला धन है, वो भारत के अंदर अच्छे अच्छे जो प्रोजेक्ट है उनके अंदर अड़ंगा लगाने लगे, उनको रोकने की कोशिश करने लगे। मतलब जैसे ही हमने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट लगाया, उसको रोकने की कोशिश की गई। अब उसको रोकने की कोशिश क्यों की गई मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि आखिर एफसीआरए कानून है क्या। एफसीआरए कानून के अंतर्गत विदेशों से आने वाला पैसा, चाहे फिर यूरो हो, पाउंड हो, डॉलर हो या कोई और करेंसी, वो करेंसी भारत के अंदर आती है। फिर भारत के अंदर उनको पैसों में जो है कन्वर्ट किया जाता है। फिर पैसों में कन्वर्ट करने के बाद उनको अलग अलग एनजीओ तक पहुंचाया जाता है। उस एक एनजीओ के द्वारा, अगर किसी एनजीओ के अंदर आए हैं पैसे तो उनको अलग अलग एनजीओ तक पहुंचाया जाएगा। और फिर जिस काम के लिए वो आए हैं, मान लीजिए मैंने अगर आपको पैसे दिए हैं तो मैं आपसे जो कहूंगा आप वही काम करोगे। जैसे चाइना ने भारत को पैसे दिए, अब चाइना ने किसी भारत के अंदर किसी एनजीओ को पैसे दिए हैं, अब वो एनजीओ वही तो काम करेगा जो चाइना चाह रहा है, तो चाइना के कहने पे वो काम किया जाएगा। बस यही चीज भारत को रोकना है। भारत को एनजीओ को नहीं रोकना है, एनजीओ के द्वारा किए जा रहे काम को नहीं रोकना है। बस हमें यह रोकना है कि कोई दूसरा कंट्री इसमें इन्वॉल्व कैसे हो रहा है, कोई दूसरा कंट्री किस तरह से खुद को जो काम करवाने की कोशिश कर रहा है। ये एनजीओ है शिक्षा के लिए बनाया गया, यानी कि देश के अंदर कोई शिक्षा दी जाएगी गरीब बच्चों को तो उनको इस एनजीओ के तहत पैसे दिए जाएंगे। लेकिन अगर ये एनजीओ दूसरा कोई काम करने लगेगा
तो फिर तो हम रोकेंगे उस चीज को। तो उसी के ऊपर निगरानी रखने के लिए भारत सरकार ये एफसीआरए बिल में अमेंडमेंट करने जा रही है, क्योंकि ये जो कानून है पहले ही बन चुका था, बस इसमें थोड़ा सा संशोधन किया जा रहा है। अब थोड़ा सा संशोधन क्या किया जा रहा है, अब जरा बस समझिए। अगर किसी एनजीओ के पास में उसका लाइसेंस रद्द हो जाता है या उसका लाइसेंस रिन्यू नहीं हो पाता है, तो उस एनजीओ की द्वारा जो असेट अर्जित किए गए थे इंडिया के अंदर, मान लीजिए किसी एनजीओ के पास में बहुत सारे असेट है जिसमें कुछ बिल्डिंग वगैरह बनी हुई है, ये बिल्डिंग्स जो है उस एनजीओ ने क्रिएट करके रखी है इंडिया में। अब एनजीओ क्या करेगा, अगर मान लीजिए उसका लाइसेंस रद्द हो गया है तो वो एनजीओ तो यहां से चला जाएगा, वो एनजीओ काम करना बंद कर देगा। लेकिन उस एनजीओ के द्वारा ये जो बिल्डिंग क्रिएट की गई, इस बिल्डिंग के द्वारा पूरा का पूरा इंडिया के अंदर उसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर चलता रहेगा, उसी तरह से पूरा काम उसका चलता रहेगा जो वो काम करवाना चाहता था। अगर मान लीजिए इस एनजीओ में चाइना इन्वॉल्व है, चाइना के द्वारा ये काम करवाया गया, तो अब चाइना इस बिल्डिंग के जरिए पूरा काम उसका चलता रहेगा। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या चेंज कर रही है इसमें, कि मान लीजिए अगर कोई एनजीओ था, ये इसका लाइसेंस रद्द हो गया, तो इस एनजीओ ने जो असेट तैयार किए हैं यहाँ पे, जो बिल्डिंग बनाई है, जो भी चीजें और बना करके रखी है कुछ भी उस एनजीओ के द्वारा, तो वो सारी की सारी चीजें अब गृह मंत्रालय के अंडर में आ जाएगी। यानी कि उसके ऊपर पूरी गवर्नमेंट जो है निगरानी करेगी और फिर गवर्नमेंट उस चीज का वेलफेयर के काम में यूज कर सकती है। तो इस तरह का काम अब इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, इसका भारी जो है विरोध किया जा रहा। अब आप बताइए, अगर इसमें कुछ गलत है, मान लीजिए अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, आपके द्वारा कोई गलत काम नहीं किया जा रहा है, तो आपको गृह मंत्रालय के अंडर में रजिस्टर्ड होने में क्या प्रॉब्लम है। आप उनको पूरा डाटा बताइए, कहां से पैसे आ रहे हैं, आप कहां पे खर्च कर रहे हो। लेकिन आपके द्वारा कुछ ना कुछ गलती तो की जा रही है, गलत तो आप कर रहे हो, तभी तो आप इसका इतना विरोध कर रहे हो। और अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, पहले की जो पहले कानून के अंदर क्या था, जितने भी पैसे आ रहे फॉरेन फंड से, वो कितने भी पैसे खुद के यूज के लिए यूज कर सकते थे। यानी कि जो एनजीओ वगैरह है, उनके जो ओनर वगैरह है, वो खुद के लिए भी यूज कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा है कि 80% तो आपको लगाना ही होगा वेलफेयर के लिए, जिस काम के लिए पैसे आए हैं। अगर शिक्षा के लिए आए हैं तो शिक्षा के लिए आपको 80% पैसे तो यूज करने ही पड़ेंगे, आप इतना ज्यादा पैसा यूज नहीं कर सकते। तो इसके अंदर चीन और अमेरिका को बहुत प्रॉब्लम होने लगी है, क्योंकि अगर इस तरह का काम हो गया तो चीन और अमेरिका भारत के अंदर जो खुद के खिलाफ कोई काम होता है तो उसको रोकने के लिए जो आंदोलन करवाते हैं, जो विरोधी घटनाएं करवाते हैं, वो विरोधी घटनाएं करवा नहीं सकते। इसीलिए इनको ये प्रॉब्लम्स हो रही है। देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण के तहत समझाने वाला हूँ। हुआ क्या था, अभी गवर्नमेंट के द्वारा मई के महीने में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसका नाम है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। जैसे ही ये प्रोजेक्ट लाया गया देश के अंदर, ये देखिए इस तरह का प्रोजेक्ट लाया गया, हम निकोबार को इतना ज्यादा डेवलप करने वाले हैं। निकोबार के अंदर जो हमारी थिएटर कमांड अभी डेवलपमेंट है, अभी हमारी जो थिएटर कमांड वहां पे डिप्लॉय की गई है, थिएटर कमांड के अंतर्गत मतलब कि हमारी तीनों सेनाएं वहां पे डिप्लॉय की गई है। हमारी तीनों सेनाएं किसी से भी आज्ञा लिए बिना या किसी से भी परमिशन लिए बिना जो एक्शन चाहे वो एक्शन कर सकती है। मतलब जिस तरह से सेना पहले गृह मंत्रालय से पूछेगी, जिस तरह से सेना पहले रक्षा मंत्रालय से पूछेगी, फिर प्रधानमंत्री से पूछेगी, फिर राष्ट्रपति उसको आदेश देगा, इस तरह के काम होगा, तो वो काम अब नहीं होगा। हमारी तीनों सेनाएं यहाँ पे किसी भी तरह से परमिशन लिए बिना कोई भी एक्शन ले सकती है। तो ये काम यहाँ पे किया जा रहा था, तो ये काम किया जा रहा था जिसके विरोध में अब देखिए चीन वगैरह जो भी है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई इनको, इन्होंने जो है बहुत ज्यादा विरोध करना शुरू कर दिया देश के अंदर। जैसे प्रोजेक्टर लाया गया, विपक्ष के द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा है। अब विरोध क्यों किया जा रहा है, आप थोड़ा सा समझिए। जो मिजोरम है उसने तो इसको ब्लैक डे तक घोषित कर दिया। मिजोरम प्रदेश की जो कांग्रेस कमेटी है उसके द्वारा कहा गया कि ये तो ब्लैक डे है, हम अनशन पे बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, लेकिन एफसीआरए को देश के अंदर नहीं लागू होने देंगे। एफसीआरए में जो अमेंडमेंट किया जा रहा है वो अमेंडमेंट नहीं चलने देंगे। इस तरह का इनके द्वारा प्लान किया जा रहा है। आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो याद होगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जैसे ही ईरान ने कब्जा किया, यानी कि ईरान ने जैसे ही ब्लॉक किया, दुनिया का 20% जो ग्लोबल ट्रेड है वो ठप पड़ गया था। दुनिया के अंदर कितनी ज्यादा ऑयल की क्राइसिस हो गई थी, गैस के क्राइसिस हो गए थे, हमने भारत के अंदर भी देखा, हमने और दुनिया के जितने भी कंट्री है सबके अंदर देखा। सिर्फ 20% व्यापार बंद होने से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। और ईरान तो इतना बड़ा कंट्री है भी नहीं, उसके पास में तो न्यूक्लियर वेपन भी नहीं है, उसके बावजूद उसने जो हॉर्मुज स्ट्रेट है उसको ब्लॉक कर दिया। तो सोचिए अगर यही काम भारत करेगा तो क्या होगा। दरअसल ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट लेकर के आया जा रहा है, इस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के तहत हम हमारी ट्राई सर्विस कमांड है उसको यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। उसके बाद में अगर मान लीजिए चाइना के साथ में भारत का कोई कंफ्लिक्ट हो जाता है, तो चाइना का इस रास्ते के माध्यम से, जो मलक्का स्ट्रेट है, इस रास्ते से 80% व्यापार होता है। अगर हम चाइना का ये व्यापार बंद कर देंगे तो सोचिए चाइना की इकोनॉमी पूरी क्रैश हो जाएगी। इसीलिए चाइना नहीं चाहता है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो सफल पूर्वक काम करे, क्योंकि अगर हमारी
ट्राई सर्विस कमांड यहाँ पे बिठा देंगे। तो एक तो यहाँ पे हमारी कमांड बैठ गई, दूसरा हमने सवांग पोर्ट ले लिया अभी सुमात्रा द्वीप पे इंडोनेशिया से, तो हम यहाँ पे भी बैठ गए, हम यहाँ पे भी बैठ गए। इसके बीच में सिर्फ 160 किलोमीटर का ही फासला है। भारत यहाँ आकर के बैठ गया तो चाइना का जो ये रास्ता है भारत ब्लॉक कर सकता है। अगर भारत ने ब्लॉक किया तो चाइना का 80% जो ग्लोबल ट्रेड है वो ठप पड़ जाएगा, चाइना की इकोनॉमी पूरी तरह से धराशायी हो सकती है। इसीलिए चाइना बिल्कुल नहीं चाहता कि भारत का ये प्रोजेक्ट आए। दूसरी तरफ अगर भारत यहाँ पे प्रेजेंस मजबूत कर लेगा, भारत अपनी जो पकड़ है वो मजबूत बना लेगा, तो ये चीज अमेरिका को भी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने जिस तरह से ब्लॉक किया, अमेरिका ने उस हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलाने के लिए कितने ज्यादा जद्दोजहद की, अमेरिका ने कितनी कोशिश की कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट खुल जाए। लेकिन सोचिए अगर भारत भी इस तरह का काम कर ले जाएगा तो एक तो पहले ही हिंद महासागर दुनिया के अंदर एकलौता महासागर है जिसका नाम किसी कंट्री के ऊपर रखा गया। एक तो पहले ही अमेरिका को वो चीज से प्रॉब्लम हो रही है, उसका नाम बदल के वो ट्रंप करना चाहता है। इसी तरह से अगर यहाँ पे बैठ गया भारत तो अमेरिका को कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। बस यही प्रॉब्लम अमेरिका नहीं चाहता है दुनिया के अंदर लाना, इसीलिए ये सारे के सारे विरोध कर रहे हैं इस चीज का। मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, ऐसा कई सारी चीजें हैं जो दोनों के दोनों कंट्री और भी कोई कंट्री जिसको उसको लगता है कि ये प्रोजेक्ट आने से उसको प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो एनजीओ को पैसे देते हैं, उन एनजीओ से कहते हैं कि आप इस तरह का ढिंडोरा पीटो कि अगर ये चीज आ गई तो देश की जनता को प्रॉब्लम होगी, देश के एनवायरमेंट को प्रॉब्लम होगी, और भी मतलब देश के अंदर जो प्रगति है वो रुक जाएगी। इस तरह का आप जो है पूरा माहौल क्रिएट करो। तो वो एनजीओ फिर इस तरह का काम करता है, वो इस तरह का माहौल क्रिएट कर देता है कि ये आने से मान लो देश की पूरी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, देश के अंदर जो गवर्नमेंट है वो तानाशाही गवर्नमेंट है, इस तरह का काम कर रही है, तो उसको खिलाफ किया जाता है। फिर अगर उस एनजीओ को गवर्नमेंट के द्वारा रोका जाता है तो जो जनता है वो ये सोचती है कि गवर्नमेंट तानाशाह हो गई है, और जनता भड़क जाती है और प्रोटेस्ट होने लगते हैं और फिर गवर्नमेंट को झुकना पड़ता है। इस तरह के काम किए जाते हैं इन कंट्रियों के द्वारा इस एफसीआरए बिल के माध्यम से। अगर ये एफसीआरए बिल पास नहीं होता है तो देखिए 1975 में ही इंदिरा गांधी थी, उनको ये चीज समझ में आ चुकी थी कि अगर बाहर से आने वाला जो विदेशी फंड है उसको कंट्रोल में नहीं किया गया तो ये देश के अंदर राजनीतिक उथल पुथल मचा सकता है, देश को तोड़ने की कोशिश की जा सकती है, देश के अंदर बड़े बड़े जो आंदोलन है वो किए जा सकते हैं, और जो तख्ता पलट है वो तक करवाया जा सकता है। तो इसीलिए उन्होंने पहली बार 1976 में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट लेकर के आया गया, जिसे एफसीआरए कहा गया। पहली बार एफसीआरए इनके ही काल में आया था, उसके बाद में फिर 1984 में इसमें अमेंडमेंट किया गया। 2010 में यूपीए सरकार हुआ करती थी, उस सरकार के अंदर इसमें अमेंडमेंट करके इसको 5 साल के लिए किया गया। यानी कि जो पहले दिया जाता था कि कोई भी एनजीओ है उसने अगर एक बार लाइसेंस ले लिया तो जिंदगी भर के लिए रहता था, उसको बदल करके 5 साल का किया गया कि अगर 5 साल के अंदर लाइसेंस खत्म होता है तो आपको फिर से रिन्यू करवाना पड़ेगा। फिर 2020 में बदलाव किया गया, फिर 2022 में बदलाव किया गया, 2024-25 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बदलाव किया गया, और 2026 में अब जो है ये बदलाव लेकर के आया जा रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि पहली बार आया है, ये बिल 1976 से ही चल रहा है, कांग्रेस गवर्नमेंट से ही। अब इसमें कुछ बदलाव किए जा रहे हैं तो इनको प्रॉब्लम हो रही है। अब क्या दुनिया के अंदर सिर्फ भारत ही है जो इस तरह का बिल ला रहा है? नहीं, भारत से पहले अमेरिका ने अपने यहाँ पे ये बिल ला करके रखा हुआ है जिसका नाम एफएआरए रखा है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये बिल पहले से ला चुका है एफआईटीएस के नाम से। इसी तरह से ब्रिटेन में भी ये बिल पहले से लागू है एफआईआरएस के नाम से, और कनाडा के अंदर भी लागू है एफआईटीएए के नाम से। ये बिल इन कंट्रियों के अंदर चल रहे हैं, लेकिन भारत अगर ये चीज लेकर के आ रहा है तो इनको प्रॉब्लम हो रही है। खुद के यहाँ पे ये निगरानी रखेंगे, खुद के यहाँ पे ये जो कड़ी नजर है इन एनजीओ के ऊपर रखेंगे, लेकिन अगर भारत रखेगा तो प्रॉब्लम होगी। मैंने आपको पहले भी बताया, भारत अगर प्रगति करेगा तो इन कंट्रियों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये वही अमेरिका है जिसने भारत को सुअर को खिलाने वाले गेहूं दिए थे। अब अगर भारत खुद के हथियार बना करके दूसरे कंट्रियों को बेचेगा, खुद के हथियार बना करके निगरानी रखेगा कि कौन सा कंट्री जो है आज हमें प्रॉब्लम दे रहा है उसको ब्लॉक कर सकते हैं, तो इन कंट्रियों को प्रॉब्लम होगी। बस यही प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए सारे के सारे देश भारत के खिलाफ में ये चीजें करने में लगे हुए हैं। तो आप इन सारी चीज के बारे में क्या सोचते हो? क्या एफसीआरए अमेंडमेंट बिल भारत के अंदर आना ही चाहिए, इसको रोकना नहीं चाहिए? अगर ये सच है, ये अच्छा है, तो कोई भी कंट्री, कोई भी एनजीओ जो अच्छा काम कर रहा है वो रजिस्टर्ड हो जाए गृह मंत्रालय के अंदर और सरकार की निगरानी में काम करे, उसको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? लेकिन अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको प्रॉब्लम हो रही है। ये चीजें आप कहां तक इन चीजों से सहमत हो, आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।